कॉस्ट ऑफ लिविंग विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, पहले सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1, कनाडा का एक छोटा सा शहर और उसके छोटे खर्चे। जब हमें किसी को कोई और कंट्री जाना होता है तो हम कॉस्ट ऑफ लिविंग रिसर्च करते हैं। कनाडा का अगर रिसर्च कर रहे हैं तो टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी यही सारी देखते हैं, पर ये सब रूरल कनाडा तो हम इग्नोर ही कर देते हैं। कहते तो है कि हमें बॉम्बे की ट्रैफिक, दिल्ली का पोल्यूशन, बैंगलोर में इतना देर ट्रैफिक में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर हम जब कनाडा आते हैं तभी भी हम ऐसे ही शहर में जाते हैं जहाँ दुनिया का ट्रैफिक है और खर्चे तो बहुत ज्यादा। मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, तो मैंने चुना कनाडा का एक छोटा सा शहर रेड डियर। अब ये रेड डियर मुझे अपना घर लगने लगा है। पहले मुझे लगा था कि कितना बोरिंग है, बहुत कम लोग हैं, करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वाह, ट्रैफिक में नहीं बैठना पड़ रहा है। एटलीस्ट आई एम नॉट लाइंग, एक बार भी ऐसे नहीं हुआ है इतने सालों में कि मैं ट्रैफिक में वेट करके सोच रही हूँ कब जाऊँगी। बिल्कुल नहीं, रेड सिग्नल आया, उतने देर रुके, उसके बाद आप निकल लेंगे। लेकिन बॉम्बे में अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे मुंबई पसंद नहीं है, मुंबई मेरा हमेशा फर्स्ट लव रहेगा, लेकिन मुझे अब रेड डियर से भी ज़रा सा प्यार हो ही गया है। आई मिस द टपरी की चाय दो, लेकिन यहाँ पर बाकी भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे उतनी मुंबई की याद आती नहीं है। ठंड ज़्यादा है पर सेविंग्स हो जाता है, अच्छा लाइफस्टाइल है, पोल्यूशन नहीं है, तो फिर ऐसे लगता है ठीक है, जम गया है अब तो। आई नो आपने रेड डियर का नाम सुना नहीं होगा, और अगर सुना भी होगा तो आप उसके बारे में उतना जानते नहीं होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। रेड डियर एल्बर्टा का 3rd लार्जेस्ट सिटी है, जो कैलगरी और एडमिंटन के बीच में है। कैलगरी और एडमिंटन बड़ा फेमस है, हर कोई कैलगरी या एडमिंटन आता है। तो रेड डियर रहने का ये फायदा होता है कि मुझे अगर कैलगरी शॉपिंग करना है तो मैं साउथ चले जाती हूँ, एडमिंटन करना है तो नॉर्थ चले जाती हूँ। इनफैक्ट एडमिंटन में तो बहुत बड़ा मॉल भी है जिसका मैंने एक वीडियो बनाया है, जरूर देखना। कैलगरी और एडमिंटन भी बहुत अच्छे शहर हैं, लेकिन वो थोड़े बड़े, लोग ज्यादा ऐसे हैं। रेड डियर जहाँ पर 100,000 से लेके 130,000 के आसपास लोग रहते हैं। मैं अभी भी लैक्स करोड़ में काउंट करती हूँ। इंडिया, कनाडा में यू डोंट डू दैट, यू काउंट 100,000। व्हाट? आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू इट। आई सेड इट। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रोसरी, क्योंकि हम खाने के बिना नहीं रह सकते हैं। मैं आपको कांदा, प्याज, आलू ये सब के एक प्राइस बताऊंगी तो शायद मैं 1.5 घंटे का वीडियो बना लूंगी, इसलिए मैं वो नहीं करते हुए मैं आपको एवरेज प्राइस बता दूंगी। सो एवरेज फैमिली रेड डियर में 2 लोगों की $300 to $400 के आसपास ग्रोसरी पर स्पेंड करते हैं। लेकिन ये हमेशा सेम नहीं होता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपका खर्चा थोड़ा कम होगा, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपका ज़्यादा होगा। जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं आधे टाइम तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो ये सब करती हूँ, तो मेरा खाने का खर्चा कम होता है, मतलब घर पे सामान कम आते हैं, लेकिन ज़्यादा नॉनवेज आता है तो एक्सपेंस फिर वहाँ से बढ़ जाती है। सो इफ़ यू आर बाइंग अ लॉट ऑफ नॉनवेज तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा। वैसे ही अगर आप बहुत आइसक्रीम, कपकेक्स ये सारी चीज़ें भी खाते हैं तो आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। लेकिन आप सिंपल खाना खाते हैं तो $300 to $400 के बीच में आपका महीने का ग्रॉसरी। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर खाने की चीज़ों पर कोई टैक्स नहीं लगता। मेरी जो आदत है ना, मतलब मैं कुछ भी बाय करती हूँ, नीचे देखती हूँ, अरे इतना $3 तो टैक्स ही ले लिया। एटलीस्ट खाने की चीज़ लेते हैं तो 0, नो टैक्स। नंबर 2, रेंट। घर पर छत, सर के ऊपर छत, सब कुछ चाहिए। नंबर 2, रेंट डिपेंड करता है आप अपना घर कहाँ पर ले रहे हैं। आप डाउनटाउन के पास एकदम शहरों के बीचों बीच रह रहे हैं या फिर थोड़ा बाहर। जैसे मेरा घर शहर से थोड़ा बाहर है, शहर से बाहर मतलब शहर के अंदर है बट डाउनटाउन के थोड़ा बाहर है, जैसे सिटी सेंटर से थोड़ा दूर, तो उसका प्राइसेस कंपैरेटिवली कम होता है। मेरे घर का रेंट है $1,200 और मैं रहती हूँ 3 बेडरूम, हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन जैसा घर है, और इट्स अ टाउन हाउस, और 1.5 बाथरूम। 1.5 इसलिए एक में नहाने की फैसिलिटीज है और जो हाफ है उसमें नहाने की फैसिलिटीज नहीं है। और अगर यही घर 1 बेडरूम किचन होता और सिटी सेंटर से दूर, मतलब इसका प्राइस होता $800 to $900। और यही घर अगर आप डाउनटाउन में सिटी सेंटर में लेते हैं तो ये 1200 के बदले 1400 के आसपास हो जाएगा, और 1 BHK वाला घर 900 से $1000 का हो जाएगा। मतलब $200 से $300 सिटी सेंटर के पास ज्यादा होगा और सिटी सेंटर से दूर थोड़ा कम। तो मेरा रेंट कितना है? $1200 3 BHK का। और इसके घर के साथ हमें मिला था स्टोव, डिश वॉशर, फ्रिज, कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री का मशीन एंड ड्रायर। बहुत सारे घर में ड्रायर और ये नहीं मिलता है। अगर फ्लैट अपार्टमेंट्स में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कपड़े धोने का वॉशर और ड्रायर नहीं देते हैं। सपोज जैसे मैं टाउन हाउस में रहती हूँ, बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनका ग्राउंड फ्लोर पे या फिर कोई एक फ्लोर डिसाइडेड रहता है, उसमें बहुत सारी लॉन्ड्री मशीन और ड्रायर होते हैं और लोग शेयर करके वही यूज करते हैं। टाउन हाउस में या फिर पर्सनल जो हाउस होता है बंगलो टाइप, उसमें आपको वॉशर और ड्रायर दोनों मिलता है। अपार्टमेंट में जहाँ आपको वॉशर और ड्रायर नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको कपड़े धोने के लिए और सुखाने के लिए $1-2 भरने पड़ते हैं हर बार आप जब यूज करोगे। मैंने आपको ये जो डाउनटाउन के घर के और डाउनटाउन से दूर वाले घर के प्राइसेस बताए हैं, ये सब घर में स्टोव,
फ्रिज, डिशवॉशर होते ही है। अगर ये सब नहीं है तो आपका प्राइस और भी कम हो जाएगा। अपार्टमेंट के प्राइस मोस्टली टाउन हाउस के प्राइस से थोड़ा कम होता है, $50-60। सपोज मैं 2 BHK का $1000 भर रही हूँ तो अपार्टमेंट में उससे थोड़ा कम होगा, 950 के आसपास। लेकिन वो लोगों के पास शेयर्ड लॉन्ड्री होता है, तो मुझे शेयर्ड लॉन्ड्री नहीं जमेगा। सबसे पहले मेरे माइंड में ये आएगा कि उसमें पता नहीं किसने क्या धोया है, मैं उसमें अपने कपड़े नहीं डाल सकती। सेकंड, आपको नीचे जाना पड़ेगा। अगर रात को 2-3 बजे लॉन्ड्री करना है तो आपको बाहर निकलो, फिर लॉन्ड्री करने के लिए जाओ। मेरा मोस्टली लॉन्ड्री मैं रात को 2 बजे करती हूँ, तो एक खुद का फ्रीडम रहता है अगर खुद के घर पे ड्रायर और वॉशर हो तो। लेकिन हाँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो अपार्टमेंट इज ऑल्सो नॉट बैड ऑप्शन। अगर आपको वो करना है तो आप वो कीजिए। आपको टाउन हाउस अपना फ्रीडम चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। थर्ड, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज में आता है आपका हीटिंग, कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीज़ें। ये रेड डियर में मोस्टली लोगों का एवरेज 180 से 200 के बीच में आता है। हमारे घर पे 150 तक आता है, क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ और मैं अगर नीचे के घर पे हूँ तो मैं ऊपर का लाइट कभी ऑन रहने नहीं दूंगी। आई विल बी लाइक, व्हाई इज दैट लाइट ऑन? एनीवे, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके घर के बाहर स्नो कलेक्ट होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे साफ करें। गर्मी के टाइम पे वैसे ही ग्रास होते हैं बहुत सारे, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे साफ करें और घास को काटें। हमारे टाउन हाउस में वो सोसाइटी के अंदर इंक्लूडेड है, तो हमें ना समर में कुछ करना पड़ता है ना विंटर में। तो अगर स्नो ज़्यादा होता है तो एक अंकल आते हैं और क्लीन करके जाते हैं। सो फाइनल, आप ये सो नहीं बोलना है, हिंदी में भी सो बोलती हो तोशी, एक मारेगी ना। फाइनल, आप इतना माइंड में रख लीजिए कि आपका यूटिलिटी का खर्चा $200 के अंदर हो जाएगा अगर आप रेड डियर में रहते हैं तो, वरना उससे ज़्यादा जाने ही वाला है। 240 से 250 के आसपास होता है टोरंटो में मेरे फ्रेंड्स का। एनीवे, नेक्स्ट, थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन। घर में बैठोगे तो पैसे आएंगे नहीं, खर्चा होगा नहीं। डजंट मेक सेंस, राइट? सो ट्रांसपोर्टेशन इज़ इंपॉर्टेंट। आपको काम पर तो जाना ही पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के आपके पास 2 तरीके होंगे, या तो आपके पास खुद का कार होगा या फिर आप बस से जाओगे। रेड डियर में अंदर घूमने के लिए ट्रेन नहीं है, क्योंकि रेड डियर इतना छोटा है, आप 1 घंटे में अपने कार में ये शहर के कोने से वो शहर के कोने पहुंच सकते हो। सो ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रांजिट बस पास है वो $72 मंथली है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको अलग से कंसेशन मिल जाएगा, और यही पास अगर आप कोई बड़े शहर में रहते हो तो $130 to $150 के बीच में रहेगा, या फिर उससे ज्यादा। एंड सेकेंडली, रेड डियर छोटा शहर है तो फिर आपको कम्यूट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 से 10 मिनट में आप अपने ऑफिस पहुंच जाओगे और सेम आप वापस भी आ जाओगे। और एक और बात जो मैंने आपको स्टार्ट में कही थी, यहाँ ट्रैफिक नहीं होता है, तो आपको ऐसे ट्रैफिक का हिसाब ही लगाना पड़ेगा कि 15 मिनट जाने में और 1 घंटा ट्रैफिक में। 15 मिनट मतलब 15 मिनट, बिकॉज देयर इज नो ट्रैफिक हियर। अगर उबर या फिर दूसरी टैक्सी सर्विस से जाना चाहता है तो यहाँ पर वो भी अवेलेबल है, बट मोस्टली लोगों के पास यहाँ पे कार होता है, क्योंकि बस पर भी छोटे मोटे शहर में लोग डिपेंड होते नहीं है। या तो आप अंडर एज हो, ड्राइव नहीं कर रहे हो तो आप जाओगे, और बहुत कम लोग हैं जो कार अफोर्ड यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि कार हर कोई बाय कर सकता है। यहाँ पे आपको क्रेडिट पे कार मिल जाता है, जहाँ पे आप पहले गाड़ी घर ले आ जाओ, फिर महीने महीने पैसे भरो। सेकंड खर्चा आपके कार पे होता है कार इंश्योरेंस का। लेकिन कार इंश्योरेंस के पहले मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे पेट्रोल यानी गैस प्राइसेस बहुत लो है। एल्बर्टा वन ऑफ द प्लेसेस वेयर बहुत गैस प्रोडक्शन होता है, मतलब यहाँ पे तेल बहुत निकाला जाता है सऊदी वगैरह के बाद। पहला वेनेजुएला और सेकंड सऊदी, तीसरा कनाडा। तो एल्बर्टा वो प्रोविंस है जहाँ पर ऑयल एंड गैस के लिए जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर गैस का प्राइस कम होता है, 84 to 90 सेंट्स के बीच में रहता है। और अगर आपको और 2-3 सेंट बचाना है तो कॉस्को से गैस भराना। नेक्स्ट, कार इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है। तो मेरे पास 2 गाड़ी है, तो मैं दोनों के अलग अलग इंश्योरेंस आपको बताऊंगी। सबसे पहला होंडा का कार इंश्योरेंस का प्राइस कम है, वो मंथली $90 के आसपास पड़ता है। और जो हमारा मर्सिडीज है उसका $140 मंथली पड़ता है। और यही कार अगर हम ब्रैम्पटन जैसे शहर लेके जाते हैं तो पक्का $200 से $250 के ऊपर होगा। सबसे ज्यादा पूरे कनाडा में कार इंश्योरेंस का प्राइस ब्रैम्पटन में ही है, क्योंकि वहाँ बहुत लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को टिकट मिलता है, प्लस एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप यहाँ एल्बर्टा में आप एक्सीडेंट करते हो या फिर ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हो जिसकी वजह से आपको टिकट मिलता है, तो आपका कार इंश्योरेंस प्राइस बढ़ जाएगा। तो हमारा अब तक कोई टिकट नहीं है, इसलिए कार इंश्योरेंस 140 तक है। और कार इंश्योरेंस प्राइस इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका कवरेज कितने का है। $500,000 या फिर 1 मिलियन का ही यूजुअली लोग लेते हैं। अगर आपका कवरेज कम होगा तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम होगा। कार इंश्योरेंस प्रीमियम का प्राइस इससे भी डिटरमाइन किया जाता है कि आपकी गाड़ी नई है या पुरानी। अगर आपकी गाड़ी नई है तो उसका वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको कार इंश्योरेंस के प्रीमियम ज़्यादा भरने पड़ेंगे। और ये भी देखा जाता है कि आप ईयर में कितने किलोमीटर्स के आसपास चलाते हो। अगर आप छोटे शहर में रहते हो तो आप कम चलाओगे। अगर आप टोरंटो जैसे बड़े शहर में रहते हो तो आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंचने में ज़्यादा ड्राइव करना पड़ता है। तो उससे ये पता चलता है कि अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, मतलब आपके एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा है या फिर आपकी गाड़ी की टूट फूट जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसके लिए कार इंश्योरेंस के प्राइस भी ज़्यादा होते हैं। एंड छोटे
सिटीज़ में ये सारे चांसेस कम होते हैं कि कम चला रहे हो, कम प्रॉब्लम्स होंगे, तो इसलिए पैसे भी कम लेते हैं। और एक बात ये है कि अगर आपको ड्राइविंग आती है, फिर भी आए या नहीं आए, पर आपने ड्राइविंग का यहाँ पर कनाडा आने के बाद ड्राइविंग का कोर्स किया है, ड्राइविंग स्कूल से आपने ड्राइविंग सीखा है, तो फिर आपका इंश्योरेंस प्राइस कम होगा, क्योंकि वो लोग ये समझेंगे कि आप अच्छे से सीखे हुए इंसान हो और आप केयरफुल हो, इसके लिए आपसे पैसे कम लिए जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू वेदर यहाँ पर लोग विंटर टायर और समर टायर यूज़ करते हैं। विंटर टायर इसके लिए ताकि गाड़ी स्किड नहीं हो, और बहुत सारे रीजंस है, स्नो में चलाने में बहुत सर दर्द होता है। एनीवे, तो अगर आप विंटर टायर यूज़ कर रहे हो समर के टाइम पे, उस हिसाब से टायर यूज़ कर रहे हो, मतलब कंपनी ये समझती है कि आप बहुत समझदार हो, आप सेफ रहना चाहते हो, इसके लिए आप टायर्स वगैरह पे खर्चा कर रहे हो, तो आपका इंश्योरेंस प्राइस उसके हिसाब से भी कमता और बढ़ता है। मतलब आप सेफ हो, विंटर टायर विंटर में यूज़ कर रहे हो, तो आपका प्राइस इंश्योरेंस का प्रीमियम कम रहेगा। एनीवे, मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरे गाड़ी का मैं भरती हूँ $140 अ मंथ, विच इज़ फॉर प्रीमियम कार। तो फिर अगर आप कोई सिंपल गाड़ी भी लेते हो तो उससे कम आपका पड़ जाएगा। जैसे हमारे पास पहले होंडा था और होंडा का हम $90 भरते थे। जैसे मैंने आपको रेंट वगैरह में खुद के एग्जांपल दिया, वैसे मैं आपको गैस का भी एग्जांपल दे देती हूँ कि हम कितना का गैस भरवाते हैं। तो मर्सिडीज में है, इसीलिए हम प्रीमियम गैस भरवाते हैं। 3 ग्रेड का गैस होता है, स्टैंडर्ड, मिड ग्रेड और प्रीमियम। सो स्टैंडर्ड अगर 94 सेंट्स अगर 1 लीटर के लिए भर रहे हैं, तो प्रीमियम वाले 104 सेंट्स के आसपास भरते हैं। ये जो मिड ग्रेड स्टैंडर्ड, ये डिपेंड इस पे करता है कि आपके गैस में कितना ऑक्टेन है। मैं साइंस बोल के आपको नहीं फंसाऊंगी, ऑक्टेन ज़्यादा मतलब ज़रूरत होता है अगर आपकी गाड़ी में, आपका गाड़ी कितना हाई परफॉर्मिंग है। अगर आपका गाड़ी हाई परफॉर्मिंग है तो उसको ऑक्टेन ज़्यादा लगेगा, इसकी वजह से लोग प्रीमियम भरते हैं ताकि उनका इंजन डैमेज ना हो। महीने में हमारा $140 के आसपास हो जाता है गैस का। अगर हम हमारा पुराना होंडा चलाने लगे तो हम पैसे इसमें भी बचा सकते हैं, लेकिन हमारा होंडा बहुत छोटा है तो हम नहीं चलाते हैं। और एक और बात जो मैंने ऑलरेडी बोली है कि अल्बर्टा में गैस प्राइस कम है, इसके लिए हमें मर्सिडीज़ होने के बाद भी इतना महंगा नहीं पड़ता है गैस प्राइस। अगर यही गाड़ी वैंकूवर में होती तो और महंगा पड़ता, इसलिए ये गाड़ी मैं वैंकूवर में नहीं चलाती। यहाँ से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, और वैंकूवर में तो बहुत ही ज़्यादा है। अल्बर्टा से बहुत ज़्यादा प्राइस है। अल्बर्टा वाले जो वहाँ जाते हैं, इट्स लाइक अल्बर्टा सबसे कम और वैंकूवर सबसे ज़्यादा, तो अल्बर्टा वाले वहाँ जाके से चौंक जाते हैं कितना महंगा। एनीवे, अब हम बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। इंटरनेट के बिना हमारा किसी का नहीं चलता है। इंटरनेट नहीं होता तो आप मुझे नहीं देख पाते आज। एनीवे, इंटरनेट का हमारे पास जो प्लान है, मतलब मैं सिम कार्ड वाले बाद में बात करूँगी, पहले जो घर पे कनेक्शन होता है उसकी बात करूँगी, और उसका हम $60 अ मंथ देते हैं। अगर आप बड़े शहर में जाओगे तो आप $100 पकड़ कर चलिए, लेकिन रेड डियर जैसे प्यारी सी जगह पर आपको सिर्फ $60 ही देना है। और कनेक्शन सच में अच्छा है, मतलब मैं वीडियो कॉल वगैरह करती हूँ तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। और घर के बाहर 10 स्टेप्स जाने के बाद भी मेरा वाईफाई आराम से चलता है। और मोबाइल कनेक्शन का आई यूज़ कूडो सिम। यहाँ पर बहुत लोग फ़ोन बाय करते हैं और फ़ोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, तो वही सिम यूज़ करना होता है और फिर ज़्यादा पैसे देते हैं। तो मेरा वैसा नहीं है, मैं इंडिया से फ़ोन लेकर आई थी, मेरे पास OnePlus 6 है, और इसमें मैंने यहाँ आकर कूडो का सिम बाय किया। तो स्टार्ट में मेरा प्लान था 8 GB $50 और अनलिमिटेड कॉल और टेक्स्ट था। फिर मैं इतना ज़्यादा यूज़ करने लगी कि वो लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैम आपका तो ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो लोगों ने मुझे 10 GB $60 में दिया है, और अभी मैं वो प्लान यूज़ कर रही हूँ, $60 अ मंथ फॉर 10 GB। और ये भी बहुत अच्छा है, मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं मेरे डेटा लेकर। उतना एक्सपेंसिव नहीं है इंटरनेट भी। मैंने आपको शॉ का प्राइस बताया है, लेकिन यहाँ पर शॉ, टेलिस और बेल जैसे ब्रांड्स हैं। दूसरे ब्रांड्स भी है बट मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं। लेकिन आप टोरंटो जैसे बड़े शहर में जाते हो तो वहाँ पर 50 ब्रांड्स हैं और हर किसी के अलग अलग प्राइस होते हैं, अलग अलग स्कीम होते हैं। मैंने आपको मेरा स्कीम बता दिया है क्या है, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सस्ता टिकाऊ ढूंढ कर ही लेती हूँ। नेक्स्ट, जिम मेंबरशिप। जिम मेंबरशिप मैंने इसीलिए मेंशन किया क्योंकि जिम आजकल इंसान का वांट नहीं, नीड हो चुका है। हर कोई आजकल फैमिली में जिम जाता है। मेरे जिम में 60 to 70 ईयर्स से भी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो भी जिम आते हैं। मुझे पता है अगर आप कनाडा आ रहे हो ना तो आप भी स्टार्ट में बोलोगे नहीं मुझे जिम नहीं जाना है, बट आप भी ज्वाइन कर लोगे, इसीलिए मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ। तो जिम मेंबरशिप बहुत डिफरेंट जिम्स के डिफरेंट प्राइस होते हैं, और हर जिम में अलग अलग फैसिलिटीज़ होती है, उसके हिसाब से उनके प्राइस भी अलग होते हैं। जैसे अगर आपको चीपर प्लान के लिए जाना है तो फिर फिट फॉर लेस जैसे ब्रांड है, जहाँ पर आपको 5
$5 to $6 देना पड़ता है बाई वीकली, मतलब $10-12 में आपका महीने का काम निपट जाएगा। लेकिन मैं सब जगह पैसे बचाती हूँ, लेकिन जिम में थोड़ा खर्च कर ही देती हूँ, तो मैं जिम जाती हूँ गुड लाइफ फिटनेस। गुड लाइफ फिटनेस इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव जिम्स के बीच में आता है, क्योंकि वो लोग उतनी फैसिलिटीज़ देते हैं। गुड लाइफ फिटनेस में भी उनके 3 ऑप्शंस हैं, जैसे कि एक $25 वाला है, फिर एक $30 का है बाई वीकली, मतलब 2 हफ्तों का $25, 2 हफ्तों का $30, 2 हफ्तों का $35। मेरा $35 वाला प्लान है, क्योंकि गुड लाइफ का कनाडा में हर जगह पर जिम है। तो मैं रेड डियर में रहती हूँ, पर सपोज मैं कहीं एडमिंटन या फिर कोई भी जगह कनाडा में शिफ्ट होती हूँ या फिर घूमने जाती हूँ और मुझे मन कर रहा है मुझे जिम जाना है, तो मैं गुड लाइफ के किसी भी जिम में जाऊँ तो वो लोग मुझे अलाउ करेंगे, बिकॉज मेरा प्रीमियम प्लान है। प्रीमियम प्लान में वो लोग आपको टॉवल देते हैं, फिर हॉट योगा इंक्लूडेड है, और इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे स्क्वॉश खेल सकते हैं। फिर जो सेकंड वाला है उसमें भी आप दूसरे जिम्स जा सकते हैं, लेकिन एक दो चीज़ नहीं है, जैसे टॉवल वगैरह आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जैसे मेरे जिम में सोना है, स्टीम रूम है, फिर आप शावर भी वहीं ले सकते हैं। तो शावर करने के लिए बहुत लोग घर से टॉवल लेके आते हैं, लेकिन आपका अगर प्रीमियम प्लान है तो आपको घर से टॉवल भी लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको जिम ही दे देगा। सो वैसे आप जो फैसिलिटीज़ चुनते हो, जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए सर्विसेज, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। सो गुड लाइफ जैसे जिम जाते हो तो $60-70, और अगर आप सिंपल जिम भी जाते हो आपको एक्स्ट्रा कोई शोशा नहीं चाहिए, सिंपल बस जाना है, वर्कआउट करना है, घर आना है। और हाँ, सिंपल जिम में भी शावर वगैरह होता ही है, सोना मेरे ख्याल से नहीं होता है, तो यहाँ आपका $10 में काम हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी रेस्टोरेंट्स की। रेस्टोरेंट्स में हम सबको खाना पसंद होता है, और हमारा इंडियंस का प्रॉब्लम यह है कि हम इंडिया में जाकर चाइनीज़ ढूंढते हैं, मैक्सिकन ढूंढते हैं, इटालियन ढूंढते हैं, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हम इंडियन फूड ढूंढते हैं। तो कनाडा में इंडियन रेस्टोरेंट में आप $40 में 2 इंसान अच्छे से खा सकते हैं। सपोज आप 2 पराठे ऑर्डर कर रहे हैं और एक बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं और एक करी ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये $40 के आसपास हो जाएगा। मेरे घर के पास जो इंडियन रेस्टोरेंट है उसका प्राइस मैं आपको बताती हूँ। $13 से $14 में एक बिरयानी आ जाता है, $4 का एक नान आ जाता है, और ग्रेवी जो होता है मटन करी, दही हंडी मटन हंडी, चिकन हंडी, ये जो होता है ये आपको $12 से $13 में मिल जाएगा। तो $40-50 के अंदर आप खा सकते हैं। और आप टिप कितना देते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। हम लोग मोस्टली 15% टिप देते हैं, तो टिप इज़ योर पर्सनल चॉइस, आप जितना देना चाहें। ऐसे दही हंडी ये था अगर आप एक बार इंडियन रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो बाहर के ऐसे दूसरे रेस्टोरेंट में भी अगर आप खाते हैं तो 2 जन $50 में आराम से खा सकते हैं। यहाँ चाइनीज़ बुफे भी है, वो भी हम $18 पर पर्सन बुफे होता है, तो वो हम $40 के अंदर 2 लोगों का खाना हो जाता है। सिमिलर वैसे अगर आप बहुत फैंसी रेस्टोरेंट जाते हो तो आपको $100 के आसपास स्पेंड करना है। जैसे यहाँ पे एक पैम्पास करके है, वहाँ स्टेक वगैरह मिलता है, तो वहाँ हमने खाया था, एक जन का हमने $100 के आसपास दिया था। कई बार हमको बाहर खाने जाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन रेडी होने के लिए हमें बहुत कंटाल आता है, बोर होता है, तब हम ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर वी हैव उबर ईट्स एंड स्किप द डिशेस। उबर ईट्स शायद रेड डियर में उतना ज़्यादा हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन स्किप द डिशेस है जहाँ पर आपको वो लोग आपके डोर पर खाना ला कर देंगे, और डिलीवरी कॉस्ट वैसे ही है जैसे हमारे इंडिया में होता है। अगर आप बहुत कम ऑर्डर करोगे तो आपको डिलीवरी का पैसा देना पड़ेगा, अगर आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा करते हो तो आपका फ्री डिलीवरी रहता है। और सिंस शहर बहुत छोटा सा है तो इतना टाइम भी नहीं लगता है आने के लिए, मतलब आपको 1.5-2 घंटे बैठना नहीं पड़ेगा ऑर्डर करके। अगर आपने पिज्ज़ा ऑर्डर किया तो आधे घंटे में आपका पिज्ज़ा आपके पास गरम होगा। नेक्स्ट मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहूँगी। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मोस्टली कॉस्ट ऑफ लिविंग में आपको कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग में हम सिर्फ जो एक्सट्रीमली ज़रूरी है उसकी बात करते हैं। और मेरे ख्याल से लाइफ इंश्योरेंस भी एक्सट्रीमली ज़रूरी है, क्योंकि कल का भरोसा किसी के अभी नहीं है। आज हम हैं, कल नहीं है, किसी को नहीं पता। आई नो इट्स सैड, लेकिन ये सच है, राइट? तो अगर हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो हम उनके लिए क्यों नहीं रेडी रखें। लाइफ इंश्योरेंस का प्राइस एक और चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप लाइफ इंश्योरेंस टर्म के हिसाब से ले रहे हो या फिर परमानेंट। जैसे कि एक हमारा परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस है, मैं आपको मेरा एग्जांपल दे देती हूँ। एक परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस है जो हमने अभी स्टार्ट किया है, और वो हम लास्ट जब तक है तब तक भरते जाएंगे, तो उसका प्राइस हमेशा सेम ही रहने वाला है। हम एवरी मंथ $100 उसका भरते हैं। 50 ईयर्स के बाद भी ये वाला इंश्योरेंस $100 ही भरना है। सेकंड होता है टर्म वाला लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस आप सिर्फ 10 साल के लिए अगर सपोज इंश्योरेंस लेते हो तो इन 10 साल में अगर कुछ होता है तो ये इंश्योरेंस कवर करेगा। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस का प्राइस कम होता है, जैसे ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस $50 के अंदर भी आ जाता है, लेकिन 10 साल के बाद कुछ होता है तो ये कवर नहीं करेगा, तो आपको दूसरा टर्म का लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। पर तब आपकी एज बढ़ चुकी होगी, तो ये वाला मंथली $50 नहीं रहेगा, बढ़ गया होगा। बेसिकली आप समझ रहे हैं, राइट? जो परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस है उसका प्राइस आपको अभी महंगा लगेगा, बट इन फ्यूचर में भी आपको वही भरना है। लेकिन टर्म आप लेते हो, हर 10-10 साल में आप उसको नया नया रिन्यू करते हो टर्म, तो आपका वो प्राइस बढ़ते जाएगा। जैसे आज $50 है महीने का, तो मैं 10 साल तक $50 महीने का भर रही हूँ, फिर ये टर्म खत्म हो गया, फिर नया टर्म $150 भी हो सकता है, $200 भी हो सकता है। तो ये मतलब टर्म वाला महंगा होता है और एक साथ वाला कंपैरेटिवली चीपर होता है। के बाद हम बात करेंगे बैंक चार्जेस की।
सो बैंक चार्जेस मोस्टली लोग नहीं कंसिडर करते या फिर हम गिनना भूल जाते हैं, लेकिन एक्सपेंस तो एक्सपेंस है। तो चेक इन अकाउंट में आपको एवरी मंथ पैसे भरने होते हैं, मतलब आप पैसे भरते हो उसमें से कटते रहता है। नॉर्मल एक चेक इन अकाउंट जिसमें आपका अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होगा तो उसका $10 लगता है, और अगर चेक इन अकाउंट है और उसमें कोई लिमिटेड ट्रांजैक्शन नंबर है तो उसका प्राइस कम होता है, $5 के आसपास रहता है। आप सोच रहे हैं कि मैं चेक इन अकाउंट नहीं खोलूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको कोई अगर पैसे सेंड करता है या फिर आप जॉब करते हैं जहाँ पे आपको सैलरीज वगैरह आती है, वो मोस्टली चेक इन अकाउंट में ही आती है। तो चेक इन अकाउंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंपलसरी थिंग, एंड उसके लिए एवरी मंथ आपको फीस देना है। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो आप सारे बैंक्स का रिसर्च कीजिए और देखिए कि सबसे चीपेस्ट आपको कौन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर उतना इंटरेस्ट वगैरह बैंक पे ये लोग सेविंग में देते नहीं है। तो अगर आप खर्च कर ही रहे हैं तो सबसे कम खर्च कीजिए। अगर आप कनाडा आकर सोच रहे हैं कि सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे तो फिर इट विल नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज यहाँ पर सेविंग अकाउंट में उतना इंटरेस्ट मिलता नहीं है, 1% का देते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन 2% होता है। तो सब लोग अगर 2% अपना पैसा लूज कर रहे हैं तो आप भी 1% कर ही रहे हैं, लूज तो हो ही रहा है ना, तो फिर डज नॉट मेक एनी सेंस। सेविंग अकाउंट से बेटर आप चेकिंग्स अकाउंट खोल लें, एंड इफ़ यू हैव एनी एक्स्ट्रा मनी तो आप उससे कहीं और इन्वेस्ट कर ले, या फिर आपका क्रेडिट है या कहीं और पैसा भरना है तो वो भरें। सेविंग्स अकाउंट में डालकर अपने पैसे का वैल्यू मत घटाएं। जैसे मैंने आपको हर चीज़ में अपना कॉस्ट और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वैसे मेरे पास 2 चेकिंग अकाउंट्स हैं जिसके मैं $20 भरती हूँ। क्रेडिट कार्ड लेना है तो क्रेडिट कार्ड के अलग फ़ीस होते हैं, और हर क्रेडिट कार्ड कंपनी के अलग अलग फ़ीस होते हैं, कुछ कुछ आपके विदाउट फीस वाले भी होते हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो बहुत माइंडफुल रहिए कि उनके क्या फ़ीचर्स हैं और आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड लेते जाते हैं और हमारा क्रेडिट जमा करते जाते हैं। सो इट्स बेस्ट दैट यू मेक श्योर व्हाट क्रेडिट कार्ड यू आर गेटिंग एंड आपको क्या क्या फ़ीचर मिल रहा है उसके साथ। क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर बहुत कॉमन है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती है, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रहे तो आपको मॉर्गेज, कार लोन्स, होम लोन ये सब इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप क्रेडिट कार्ड कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, और अगर आप कर भी रहे हैं तो उसका पेमेंट करते रहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट यहाँ पर 20% होता है, जो कि बहुत है। तो इसीलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो ये देखिए कि क्रेडिट कार्ड जो ईयरली प्राइस आपको जिसका ना भरना पड़े वो वाला क्रेडिट कार्ड लीजिए, और ये भी देखिए कि कौन से क्रेडिट कार्ड पे आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग, ट्रैवल रिलेटेड अलग अलग रिवॉर्ड्स होता है, तो फिर अच्छे से रिसर्च कीजिए और राइट क्रेडिट कार्ड लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। अगेन मेरा एग्जांपल, तो वॉलमार्ट का एक कार्ड है मेरे पास जिसका एनुअल चार्जेस कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, और आरबीसी का एक कार्ड है जो लो इंटरेस्ट रेट पर है विच इज़ 7%, और उसका एनुअल चार्ज कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक और मास्टर कार्ड है वेस्टजेट का, जिसमें मुझे एनुअली $100 भरना पड़ता है। अब मैंने ये कार्ड क्यों लिया? मैंने ये कार्ड इसीलिए लिया क्योंकि जब भी मैं इससे कोई भी परचेस करती हूँ तो हर परचेस का मुझे 1% वेस्टजेट पॉइंट्स मिलता है, जो मैं ट्रैवल करने के टाइम पे यूज़ कर सकती हूँ। सो ओवर द ईयर मैं ये $100 जो कार्ड का दे रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे वापस मिल जाता है पॉइंट्स के हिसाब से, तो ये मेरे लिए ऐसे ठीक लगता है। और एक और बात, अगर आपके पास चेक इन अकाउंट है तो कभी भी जितना पैसा आपका अकाउंट है उससे ज़्यादा का खर्चा ना कर दे, क्योंकि अगर जीरो से अंदर चला गया तो नीचे चला गया तो आपको ओवरड्राफ्ट चार्जेस लगेंगे विच विल बी नियरली $40, विच इज़ अ लॉट। नेक्स्ट, रेंटल इंश्योरेंस। रेंटल इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लैंडलॉर्ड ये चाहते हैं कि आप रेंटल इंश्योरेंस लो ताकि उनके बदले आप ये पे करो, ताकि अगर कुछ नुकसान हो तो आपके ऊपर एक साथ भार ना पड़ जाए। रेंटल इंश्योरेंस कवर्स फायर और थेफ्ट और एनी अदर प्रॉब्लम्स विच यू आर क्रिएटिंग टू द हाउस। तो रेंटल इंश्योरेंस लेना एक तरफ से सेफ है। हमारा रेंटल इंश्योरेंस मंथली $26 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्योरिटी अलार्म की। सिक्योरिटी अलार्म इतना कंपलसरी नहीं है, बट मेरे घर पे है और एक एक्सपेंस है, तो मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सिक्योरिटी अलार्म आप कौन से कंपनी से लेते हैं उसके हिसाब से आपका प्राइस डिफर करता है। हमने थिंक प्रोटेक्शन से लिया है, थिंक प्रोटेक्ट। उसका हमने $100 इक्विपमेंट का पे किया है और $18 हम मंथली चार्जेस देते हैं। डोर के पास सेंसर्स लगे होते हैं, तो डोर जब भी खुलता है आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। अगर आपने पासवर्ड नहीं डाला तो बहुत ज़ोर से अलार्म बजता है और आपके फ़ोन में मैसेज भी आएगा कि आपका डोर आपकी मर्ज़ी के बिना खुला गया है, प्लस सिक्योरिटी अलार्म कंपनी को भी पता चलता है तो वो लोग पुलिस भेजते हैं। हम $4 to $5 ज़्यादा भरते हैं सिक्योरिटी अलार्म का, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम डोर खोलकर पासवर्ड नहीं डाला या फिर ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर अलार्म बज गया, तो फिर पुलिस आएगा तो पुलिस के अलग चार्जेस लगेंगे। तो हम एक्स्ट्रा पैसे इसीलिए देते हैं ताकि वो लोग पुलिस ना कर उनका ही कोई एक इंसान भेजे, उनके कंपनी से कोई सिक्योरिटी वाले को भेजे, तो वो आके चेक करके जाएंगे और अगर सच में कोई प्रॉब्लम है तो वो पुलिस बुलाएंगे। मतलब खाली फेरी हम पुलिस बुलाकर बखेड़ा नहीं खड़ा करना, इसके लिए हम $3-4 ज़्यादा देते हैं। इन शॉर्ट, सिक्योरिटी अलार्म का महीने का हम 18 देते हैं, अगर हम चाहे तो 15 भी दे सकते हैं, लेकिन फिर पुलिस आ गई हमारे गैर जिम्मेदारी की वजह से, मैंने दरवाज़ा खोल दिया, अलार्म नहीं किया ऑफ और मैं पासवर्ड भूल गई और मैं बैठ रही हूँ और पुलिस आ गई, तो मुझे उसका बहुत पैसा देना पड़ेगा। तो उससे बेटर कि मैं $3 ज़्यादा दूँ और कंपनी का ही कोई आकर चेक करके कंफर्म करके जाए। और या
इसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत सीरियस और इम्पॉर्टेंट थिंग की जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। कनाडा आने की बात होती है तो हर कोई एक ही बात सोचता है, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री हेल्थ, फ्री ये फ्री वो। सो बेसिकली यहाँ पर फ्री हेल्थ सिर्फ आपके जो हम वॉक इन जाते हैं डॉक्टर के पास दिखाने, तो डॉक्टर चेकिंग जब हमको डॉक्टर चेक करता है वही फ्री होता है, लेकिन मेडिकेशंस का आपको पैसे देने होते हैं। और उसके बाद में अगर कुछ सीरियस हो जाता है, आपको एम्बुलेंस बुलाना है, तो एम्बुलेंस का भी आपको बहुत पैसे देना पड़ता है। अगर आपको चश्मा है, ग्लासेस है, तो ग्लासेस के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है। उस प्रेस्क्रिप्शन का आपका कवर्ड नहीं होता है, आपको आई चेकअप का भी पैसा देना पड़ेगा, प्लस चश्मे का भी पैसा देना पड़ेगा। डेंटल कोई प्रॉब्लम होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ नॉट कवर्ड, वो कवर्ड नहीं है गवर्नमेंट के अंडर, तो उसका भी आपको पैसा देना पड़ता है। So, ये सब बहुत महंगा हो जाता है, इसके लिए लोग प्रेफर करते हैं कि इंश्योरेंस रखें। मोस्टली जहाँ हम जॉब करते हैं हमारे एम्प्लॉयर के अंडर ही ये सब कवर्ड रहता है, तो हमारे सैलरी में से, हमारे पेचेक में से पैसे कट जाते हैं। हमारे हाउस होल्ड में से $100 एवरी मंथ हेल्थ इंश्योरेंस में जाता है, जिसमें हमारा डेंटल कवर्ड है, प्लस प्रेस्क्रिप्शन, आइस कवर्ड है, मेडिकेशन, एम्बुलेंस, ये सब कवर्ड है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप यहाँ न्यू कमर हो, आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो और आपका कवर्ड नहीं है आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपका एम्प्लॉयर नहीं भर रहा है, तो आप यह हेल्थ इंश्योरेंस बाहर की कंपनी से ज़रूर लीजिए, क्योंकि खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो आपको नहीं भरना है उतने पैसे। मैं आपको एल्बर्टा का एम्बुलेंस चार्जेस बता देती हूँ। अगर आप एल्बर्टा में रहते हैं और आपने एम्बुलेंस बुलाया, बट एम्बुलेंस ने आके देखा कि आप ठीक हो, आपको एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, तो आपको $250 भरना पड़ेगा। और अगर आपको एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेकर जाता है तो आपको $385 भरना पड़ेगा। अगर आप एल्बर्टा के नहीं है, आप यहाँ घूमने आए हैं किसी के पास और आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाती है, तो फिर आपको $385 तो भरना ही है, प्लस $200 और भी भरना है। सो बेहतर है कि आप इंश्योरेंस लेकर चले, क्योंकि अगर बाद में प्रॉब्लम हुआ तो बहुत बड़ा फटका लगेगा। सिंस हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे थे, तो फिर ये टोटल जितना हमने खर्चा डिस्कस किया है, इसको हम ऐड करें तो मेरे घर का खर्चा आता है 2630-40 के आसपास, मतलब 2700 के अंदर हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हमने एंटरटेनमेंट, मूवीज़ और रेस्टोरेंट का एक साथ 100 पकड़ा है। अगर हम एक्स्ट्रा करते हैं तो वो बढ़ जाएगा, बट मैंने नॉर्मल फैमिली का कॉस्ट पकड़ा है। 2 लोगों का खर्चा पकड़ा है, 2 लोगों का जिम, 2 लोगों का मोबाइल का, एंड कार हमने एक ही पकड़ा है कि एक कार में हम दोनों अगर ट्रैवल करें तो कितना खर्चा होगा, तो उस और रेंट साथ में ही रहेंगे, तो उस हिसाब से 2 लोगों का, एक कपल का खर्चा 2600-700 के बीच में हो जाएगा। यही अगर आप बड़ी सिटीज़ में जाते हैं तो 3000 से ज़्यादा होगा। अगर आपके घर पे 2 से ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि छोटे बच्चे या फिर आपके किसी के पेरेंट्स हैं, तो आपका इस एक्सपेंस में नहीं होगा, आपको खर्चा ज़्यादा होगा। और एक जन के काम करने से नहीं होगा, दोनों को काम करना पड़ेगा। एंड बच्चों का खर्चा, जैसे कि चाइल्ड केयर होता है, अगर सेकंड पर्सन इज़ वर्किंग, उसके बाद में बच्चा बहुत छोटा है तो डायपर, बेबी फूड, ये सब भी एक्सपेंसिव होता है। स्कूल यहाँ पर फ्री है, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर वेरी एक्सपेंसिव। जैसे बच्चों, गर्ल्स को अगर डांस में जाना है, बॉयज़ को अगर डांस में या फिर किसी स्पोर्ट्स में जाना है, सीखना है, तो उसके एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं। सो ये सब भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। देयर आर फ्यू प्रोग्राम्स जहाँ पे गवर्नमेंट पैसे देते हैं हर बच्चों के पीछे फ्यू $100। मुझे उसके बारे में उतनी जानकारी है नहीं, तो फिर अबाउट किड्स आपको चाहिए कि मैं रिसर्च करके अपने यहाँ के फ्रेंड्स से पूछकर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो भी आपके लिए करूँगी। अल्बर्टा का मिनिमम वेज रेट सबसे ज़्यादा है, जो कि है $15 एन आवर। देर आर प्लेसेस जहाँ पे $11 एन आवर भी है, लेकिन अल्बर्टा का सबसे ज़्यादा है, तो आपका चिंता थोड़ा कम हो जाएगा अगर आप अल्बर्टा आते हैं और मिनिमम वेज पर जॉब करते हैं। अगर कोई एक इंसान $15 का जॉब कर रहा है और वो फुल टाइम मतलब 40 आवर्स अ वीक काम कर रहा है, तो 2400 के आसपास उनका मंथली हाथ में पैसा आएगा। तो अगर आप अकेले रहते हैं, यू डोंट हैव अ पार्टनर टू स्पेंड ऑन, तो एक जन का हो जाएगा। अगर आप छोटा सा रूम रेंट ले रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे जगह सेविंग्स कर रहे हैं, तो लेकिन अब इस पैसे बचेंगे हाथ में, वो मुश्किल है, वो नहीं हो सकता है, लेकिन गुजारा हो जाएगा एक जन का उतने में। लेकिन आप ये सोचकर कनाडा मत आइए कि मैं $15 वेज रेट पर ही लाइफ टाइम काम करूंगा, वरना देयर इज़ नो पॉइंट, फिर आप जहाँ हैं वहीं रहिए, आई एम सॉरी। लेकिन अगर आपको प्लान है कि आपको तरक्की करना है, आपको आगे बढ़ना है, आप दोनों पार्टनर्स अगर हैं तो दोनों मिलकर काम करके आगे बढ़ना है, सो कम हियर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, डोंट मिस इट। और अल्बर्टा में सेविंग इसके लिए लोगों की ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पर प्रोविंशियल टैक्स नहीं है। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो तो बहुत सारे प्रोविंस में आपको 13% देना पड़ता है, 15% देना पड़ता है, लेकिन अल्बर्टा में प्रोविंशियल टैक्स नहीं होने की वजह से हम सिर्फ फेडरल टैक्स देते हैं, विच इज़ 5%। तो इस पर भी हम बहुत पैसे बचा लेते हैं टैक्स कम देकर।
सो ये सारा डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपेंस है। इनफैक्ट कुछ कुछ चीज़ें मुझे ऐसे लग रही थी कहीं यहाँ मैं ज़्यादा खर्च तो नहीं कर रही हूँ या ज़्यादा बचा तो नहीं रही हूँ, तो मैंने अपने फ्रेंड्स जो यहाँ रहते हैं उनसे भी कंफर्म किया कि उनके एक्सपेंस कितने होते हैं, ताकि मैं उसका टैली करके आपके साथ नंबर शेयर करूँ, ताकि आपको एक रियल आइडिया मिले कि अगर आप यहाँ आओगे तो आपका कितना खर्चा होगा, आप कितना सेव कर पाओगे। तो अगर आपका प्लान है आपको कनाडा आना है और आपको बड़े शहर में नहीं रहना है, छोटे से शहर में शांति से रहना है, और आपको पता है कि मैं कनाडा जाऊंगा तो मेरा इनकम इतना रहेगा, तो फिर आप ये सारे नंबर्स जोड़कर अपने एक्सपेंस निकाल सकते हैं, तो आपको पता चलेगा आप मंथली कितना सेव कर पाओगे। आई होप ये डिटेल्स और ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगा हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और याद से इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। और हाँ, सब्सक्राइब ही नहीं, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए वरना नोटिफिकेशन आता नहीं है, ऐसा मुझे पता चला है। सो एनीवे गाइज, एंजॉय योर डे, हैव फन, थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।